हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज वाला टॉपिक ही जो हमने जस्ट अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को हमने जस्ट डिफाइन किया था। आज हमें कम्युनिज्म को आगे थोड़ी एक्सटेंट में पढ़ना है, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम कम्युनिज्म की थोड़ी गहराई, थोड़ा मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, आप एक्सेस कर सकेंगे पिछले सभी सेशंस को। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस सेशंस। अगर आप पहली बार मेरा ये सेशन देख रहे हैं या अगर आपने ज्यादा अभी सेशंस मेरे नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा, या मैं तो कहता हूं पूरे के पूरे सेशंस आप देख डालिए, तभी आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी से थॉरली कनेक्टेड रह सकेंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को तो आप वाउच कर सकते हैं जब मैं कहता हूं कि अगर आपको मेंस लिखना है या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं और अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि इतिहास के आपके बहुत ठोस हो तो आपको सभी सेशंस को कनेक्ट करते हुए पढ़ते आना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस सेशंस, राइट। उसके अलावा उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशन अच्छे लगे या बुरे लगे या जैसा भी आप फील करते हैं मेरे सेशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है पॉलिटिकल फिलॉसफीज। पिछले ही सेशन में हमने पॉलिटिकल फिलॉसफीज को डिफाइन किया था और कैपिटलिज्म क्या है हमने समझा था, कैपिटलिज्म का क्रिटिक भी हमने देखा था, राइट। आज हमें कम्युनिज्म को समझना है और कम्युनिज्म को हम समझेंगे मार्क्स से। सो पहले मार्क्स के जीवन के शुरुआती सालों को समझते हैं, कहां कटे, और फिर देखेंगे कि किस तरह और वो कौन व्यक्ति थे जिनकी आइडियोलॉजी का मार्क्सियन आइडियोलॉजी पर असर रहा, और फिर हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे पूरी कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑन कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म की शुरुआत मार्क्स से नहीं हुई, आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा। उसके लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशन को तो आप भली भांति जानते हैं कि हमने रेनेसांस के पीरियड के बाद एज ऑफ एनलाइटमेंट का पीरियड देखा, और ये जो रेनेसांस और एज ऑफ एनलाइटमेंट का जो पीरियड रहा है, यहां से ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब आइडियाज को हवा मिली, ठीक है। और ये जो एज ऑफ एनलाइटमेंट वाला जो पीरियड है, इसी के बाद आपका बड़े तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, राइट। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किस तरह जो मर्केंटाइल इकोनॉमी है वो मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने समझा कि किस तरह जो प्रोलेटरेट है, जो लेबर है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया कैपिटलिस्ट द्वारा, राइट। और जो लेबर्स हैं उनके हक में आकर खड़े हो गए कौन? सोशलिस्ट। तो कई जगहों पर कैपिटलिज्म को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि, या कम्युनिज्म को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफीज हैं, ठीक है, या आइडियोलॉजीज हैं। सो कैपिटलिज्म जहां पर कहता है कि ओपन मार्केट होना चाहिए, या कैपिटलिज्म के कंसीक्वेंटली क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर और प्रोलेटरेट होता है, जो कि हमने लंदन में होता हुआ देखा। लंदन का एग्जांपल लेकर हमने इसमें पूरे डिटेल में जो है वो स्टडी करी है, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह 1948 की एक स्टडी के तहत लंदन या इंग्लैंड में काम करने वाले, माइन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का एवरेज लाइफ जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 17 वर्ष थी। सो और बीमारियां फैल रही थी, एपिडेमिक्स, कॉलरा के फैलते रहते थे, स्लम में रहना बहुत मुश्किल था, जीवन बद से बदतर था। किसका? लेबर का। वो किस वजह से? वो कैपिटलिज्म की वजह से। सो जब से रेनेसांस और एज ऑफ एनलाइटमेंट के बाद ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, ग्लोबल ट्रेड डेवलप हुआ, उसकी वजह से जो है वो एक मर्केंटाइल इकोनॉमिक सिस्टम बना, वहीं से ही लेबर्स का दोहन जो है वो शुरू हुआ है। क्या ये बात सच है? नहीं, क्योंकि जब आप फ्यूडल सिस्टम में देखेंगे तो वहां पर भी आपको जो सर्फ्स हैं उनकी हालत बुरी नजर आएगी। जब आप एंशियंट ग्रीस में, रोमन एम्पायर में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेंगे स्लेव्स। सो दैट मीन्स जो आम जनता है वो तो पिस ही रही है, एंशियंट में स्लेव्स के तौर पे, फ्यूडल टाइम में सर्फ्स के तौर पे, और मॉडर्न टाइम्स में लेबर्स के तौर पे।
सो आम जनता के हकों के लिए या आम जनता को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले या उनका थोड़ा भला हो, सो उनके हकों में, उनके जो है वो सपोर्ट में खड़ी हुई आइडियोलॉजी, जब मॉडर्न टाइम में उनके जो मॉडर्न टाइम में जो आम लोग यानी प्रोलेटरेट यानी लेबर्स, उनके सपोर्ट में जो आइडियोलॉजी खड़ी हुई वो खड़ी हुई किसको, जिसको कहेंगे हम सोशलिज्म। और सोशलिज्म में से ही धीरे धीरे कम्युनिज्म डेवलप हुआ, और कम्युनिज्म टर्म और कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया मार्क्स ने। सो पॉइंट मेरा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि जो प्रोलेटरेट है, जो आम इंसान है, वो आज से नहीं पिस रहा, या जो मॉडर्न टाइम में पिसा नहीं, वो एंशिएंट में भी, मेडिवल में भी उसकी बुरी ही हालत थी। सो उस समय भी उनके सपोर्ट में लोग खड़े होते थे, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन रेनेसांस के पीरियड के बाद अगर कोई अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी अगर अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के बजाय सेलिब्रेट करने का ट्रेंड शुरू हुआ। यानी ऑपोजिशन खड़ा हुआ, जो जिस भी तरह की गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उसके खिलाफ ऑपोजिशन जो है वो आना शुरू हुआ। जैसे शुरू में हमें लिबरल लोग आते हुए नजर आए, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स है उनके अगेंस्ट लिबरल्स खड़े हुए। तो वहीं पर ही सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को क्या करता है, क्रिटिक करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज करता है कि ये गलत कर रहे हैं आप लेबर्स के साथ। तो वहीं पर हम देखेंगे कि मार्क्स का क्या स्थान है उस क्रिटिक में, ठीक है, और किस तरह मार्क्स ने जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर क्रिटिक किया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, और इनफैक्ट एक अलग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी इस क्रिटिक को। एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट बन बैठा कम्युनिज्म, एंड नॉट जस्ट सब्जेक्ट बट उस सब्जेक्ट को स्टडी करते हुए वो एक पॉलिटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, एक इकोनॉमिक ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, जिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए बड़े बड़े राष्ट्र हमने बनते हुए देखे। हमें यूएसएसआर और चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना डेवलप होते हुए नजर आया इसी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पर। और कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा दूर ना रहते हुए उसी की रिश्तेदारी में सोशलिज्म है, और बहुत सारे दुनिया के राष्ट्र आज भी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें से भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। तो सोशलिज्म को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, पहले कम्युनिज्म को समझते हैं। तो कम्युनिज्म को समझने के लिए कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के शुरुआती जीवन को समझते हैं, वहां से कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को पकड़ते हैं आज, ठीक है। शुरू करें। आई होप बैकग्राउंड आपका तैयार हो गया होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन 1818 इन जर्मनी। कहां पैदा हुए? जर्मनी में, 1818 में। तो देखिए, जर्मनी जाकर बना 1871 के बाद, लेकिन 1815 की वियना की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, यहां पर जो होली रोमन एम्पायर के जो रेमिनेंट जर्मन स्कैटर्ड 39 स्टेट्स थे, उनको इकट्ठा करके कन्फेडरेसी क्रिएट कर दी गई। सो दैट मीन्स पॉइंट ये है कि 19th या अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो धीरे धीरे शक्ति पकड़ रहा था। इसी आइडिया ने फ्रांस में शक्ति पकड़ी, क्रांति करवाई, और यही आइडिया जो है वो अब जर्मनी को यूनिफाई करने के प्रति भी, जर्मनी और इटली को यूनिफाई भी करवा देगा, ठीक है। और ऑस्ट्रिया हंगरी को बाद में तोड़ेगा भी यही नेशनलिज्म, युगोस्लाविया बनाएगा यही नेशनलिज्म, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि मार्क्स जब पैदा हुए तो यूरोप में नेशनलिज्म एक एज एन आइडियोलॉजी प्रेवलेंट है, ठीक है। सो हिज फादर वॉज अ लॉयर एंड हेड ऑफ बार इन ट्रायर। सो ट्रायर नाम के शहर में मार्क्स पैदा हुए जर्मनी में, और ट्रायर के बार एसोसिएशन के हेड हैं उसके फादर। सो दैट मीन्स एक बहुत पढ़े लिखे वकील है और लिबरल ख्यालातों के हैं। बॉर्न इन बर्जियोसी हाउस होल्ड, यानी कि एक अच्छे खाते पीते खानदान में मार्क्स पैदा हुए, एंड बॉट अप बाय हाईली एजुकेटेड लॉयर, अ डिसाइपल ऑफ एनलाइटमेंट and a student of Leibniz, Voltaire, Kant and Lessing, Marx naturally had to necessarily pursue higher studies. So Marx का जो फादर है वो एक लिबरल है, वो एनलाइटमेंट के फिलोसोफर्स का स्टूडेंट है, वो खुद एक सक्सेसफुल लॉयर है, और ऐसे माहौल में मार्क्स पैदा हो रहा है, और जहां पर नेशनलिज्म के आइडियाज और घर में ही इस तरह के रेडिकल आइडियाज को जो है वो फुल सपोर्ट है। सो मार्क्स बचपन से ही एक इंटेलेक्चुअल माहौल में पला बढ़ा, ठीक है। एट द एज ऑफ 17 ही एंटर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन टू स्टडी लॉ। बॉन इज अ सिटी इन जर्मनी, वहां पर उन्होंने लॉ पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और फिर बॉन के बाद, जैसे भारत में आप पहले जिला स्तरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं,
फिर राज्य स्तरीय जो है वो आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, फिर राष्ट्र स्तरीय पे जा सकते हैं। सो उसी तरह पहले उन्होंने बॉन से शुरुआत करी और फिर बर्लिन मूव किए। इन द फॉलोइंग ईयर ही ट्रेवल्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी फैकल्टी। समझ आया आपको? तो फिर उन्होंने बर्लिन मूव किया। सो बर्लिन वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी ऑफ दैट टाइम इन जर्मनी एंड स्टिल इज नाउ। उसके अलावा स्टटगार्ट, म्यूनिक वगैरह, ठीक है, बवेरिया, ये सब शहर भी काफी मजबूत थे, लेकिन बर्लिन में जो है वहां की सेंट्रल या बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब देखिए बर्लिन यूनिवर्सिटी के हेड जो है वो 1830 में कौन बने? हेगल। ठीक है, दो हेगल हैड डाइड इन 1831 द यूनिवर्सिटी वाज स्टिल वेरी मच अंडर द स्पेल ऑफ हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए मार्क्स जो है वो कहां पहुंचते हैं? मार्क्स 18 वर्ष की आयु में बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, और बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो हवा चलती है, पहले प्रोफेसरों की हवा चला करती थी, आजकल नेताओं की हवा चलती है, यूरोप में उस समय प्रोफेसरों की हवा चलती थी, और जैसे कि आइंस्टीन की हवा चलती थी। ठीक है, उसके अलावा और भी जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स रहे हैं, ठीक है, जैसे टेस्ला के तो चलो नहीं चल पड़ी, एडिसन की हवा चली काफी लंबे समय तक, आइंस्टीन की, बोस की। सो इन सब, ये सब जो प्रोफेसर हैं इनका बहुत दबदबा रहता था। सो हेगल का दबदबा हेगल के मरने के बाद भी बर्लिन यूनिवर्सिटी में था। क्यों? क्योंकि हेगल ने जो अपनी हिस्ट्री की थ्योरी दी थी उसके तहत हेगल का बहुत दबदबा था बर्लिन यूनिवर्सिटी में। क्विकली succumbing to Hegelianism, he joined a rather loosely knit band of young radicals who called themselves young Hegelians। ठीक है, अब देखिए हेगल जो है वो आप मान सकते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट के एक जो है वो फिलोसफर रहे। हेगल से पहले इमैनुअल कांत आए, और इमैनुअल कांत की स्टडीज का बहुत बड़ा असर रहा हेगल के ऊपर। और हेगल ने जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड करी, यानी देखिए जो एनलाइटमेंट के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने बताया कि हिस्ट्री को कैसे प्रिसीव करना है। अभी हेगल की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह इतिहास को प्रिसीव करना सिखाया हेगल ने। तो ये जो हेगल की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी हेगल की जितनी भी आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, इसको हेगलियनिज्म कहा जाता था। ये बहुत पॉपुलर था उस समय बर्लिन यूनिवर्सिटी में, और यंग हेगलियंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक छोटा सा इनफॉर्मल, उसको ज्वाइन किया मार्क्स ने। अंडर देयर इन्फ्लुएंस मार्क्स अबैंडन्ड लॉ एंड टुक अप स्टडी ऑफ फिलोसफी। Obviously, he was fascinated by philosophy and especially by Hegelian ideology. So he gave up his studies of law and then he started picking up philosophy at the Berlin University. ठीक है, now he received his doctorate in 1841. लॉ पढ़ने चले थे, फिलॉसफी पढ़ने लगे, फिलॉसफी में 1841 में डॉक्टरेट भी मिल गई। अब करियर में अगला स्टेप क्या था? करियर में अगला स्टेप था प्रोफेसरशिप, लेकिन उनको प्रोफेसर नहीं बनाया गया। इनफैक्ट उनको जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था बोलने से यूनिवर्सिटी में। क्यों? बट ही डिस्ट्रॉयड हिज चांसेस एट यूनिवर्सिटी टीचिंग करियर ड्यू टू हिज रेडिकल एंड आउटस्पोकन व्यूज। क्योंकि बर्लिन एंड थ्रू आउट यूरोप उस समय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी धीरे धीरे, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो रही थी। मर्केंटाइल इकोनॉमी तो थी ही स्ट्रांग, लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेनलैंड यूरोप में अपने जो है वो हाइट्स को एक्सपीरियंस कर रही थी अभी, ठीक है, ड्यूरिंग 1840s 50s। और फिर इसके बाद ही तो फिर इंपीरियलिस्टिक शक्तियों में कन्वर्ट हुई हैं, बड़ी इंपीरियलिस्टिक शक्तियों में कन्वर्ट हुई हैं ये यूरोपियन कंट्रीज, इंक्लूडिंग जर्मनी, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज, राइट, जब इन्होंने अफ्रीका को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। सो नेचुरली जो बर्गियोसी क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि मार्क्स की जो सोशलिस्टिक या मार्क्स की जो कम्युनिस्टिक जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के बीच पनपे। क्यों? क्योंकि मार्क्स कह रहे थे कैपिटलिज्म जो है वो इविल है, और जो कैपिटलिस्ट बर्गियोसी है उनके लिए ये इविल बहुत नेसेसरी था, क्योंकि उनसे कमाई हो रही थी उनकी। मार्क्स कह रहे थे कि लेबर का अपलिफ्टमेंट करो। अब कैपिटलिस्ट अगर अपनी कमाई बढ़ाकर रखना चाहते हैं तो इनपुट घटाकर रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो उनको मतलब कहने का मतलब, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनका प्रेशर यूनिवर्सिटी पर पड़ा, और यूनिवर्सिटी ने मार्क्स पर प्रेशर डाला कि भैया तुम्हें हम पढ़ाने नहीं देंगे। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही बिगैन राइटिंग फॉर अ रेडिकल लेफ्ट विंग पेपर एंड बिकेम इट्स एडिटर इन 1842। यूनिवर्सिटी ने नहीं बोलने दिया तो अपना अखबार खोल बैठे,
और उसके या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिस्ट अखबार था उसके एडिटर बन गए, और 1842 तक आते आते मतलब एडिटर बन गए, पहले लिखना शुरू किया, उस पर रेडिकल जो है वो आर्टिकल्स डाले और फिर उसके एडिटर बन गए। यूनिवर्सिटी में नहीं बोलने दिया, अखबार छापा, अखबार में बोलने लगे, तो अब आप लगा ही सकते हैं अंदाजा कि अखबार को भी क्या कर दिया होगा, बैन। इवेंचुअली द न्यूज़पेपर had to close down by the government following a series of radical articles by Marx. So Marx traveled to Paris and then gathering place for European political refugees and the political left-wing immigrant community. देखिए, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इंग्लैंड के बाद 1800s में धीरे धीरे फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, स्पेन, इटली तो था नहीं, इटालियन स्टेट्स थी, स्पेन, पोर्तुगल, उसके अलावा यहां पर रशिया, और इधर जो है वो स्लेविक नेशंस में तो बाद में पहुंची, लेकिन फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, यहां पर जो है वो बड़े लेवल पर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इनका। ऑस्ट्रिया हंगरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसी सर्कल में। ये लोग अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, ठीक है। जर्मनी एक राष्ट्र नहीं था, लेकिन यहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर था, इधर जर्मन कन्फेडरेसी थी, इधर प्रूशिया था, पोलैंड और बाल्टिक रीजन को मिलाकर प्रूशिया था पूरा एक, ठीक है, एक राज्य, एक नेशन। ये सब अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। और ऊपर नॉर्थ में मैंने यहां पर बनाया नहीं, लेकिन नॉर्थ में यहां पर इस जगह ऊपर स्कैंडिनेवियन नेशंस भी हैं, वो भी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। तो यूरोप के ये सभी राष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे अपने आप को, राइट। सो अगर यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। अगर वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, सो दैट मीन्स एक ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्ग उभर रहा होगा जो उनके राइट्स के लिए डिफेंड कर रहा होगा। दैट मीन्स सोशलिस्ट जो है वो लेफ्ट विंग यहां पर डेवलप हो रहा होगा इन सभी राष्ट्रों में। तो इन लेफ्ट विंग लीडर्स में से जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम निकल जाएंगे, मार्क्स जैसे, उनको देश निकाला भी दिया जाएगा, उनको सजा भी दी गई होगी, उनको कई जगहों पर एग्जीक्यूट भी किया होगा। तो जो अपनी जान बचा सका वो अपनी जान बचाकर आकर जो है वो उन्होंने पॉलिटिकल रेफ्यूज लिया, कहां पर, पेरिस में, ठीक है। सो पेरिस जो है वो ऐसे पॉलिटिकल रेफ्यूजीज का क्या बना, एक उनका ठिकाना बन गया, राइट। सो यहां पर देखिएगा, ट्रेवल्ड टू पेरिस, द गैदरिंग प्लेस फॉर यूरोपियन पॉलिटिकल रेफ्यूजीज एंड द पॉलिटिकल लेफ्ट विंग इमिग्रेंट कम्युनिटी, वेयर ही मेट फ्रेडरिक एंगलेस। यहां पर फ्रेडरिक एंगलेस से भेंट होती है किसकी, मार्क्स की। सो मार्क्स के बहुत जीवन भर तक मार्क्स के जो है वो फ्रेंड रहे फ्रेडरिक एंगलेस, और फ्रेडरिक एंगलेस से मार्क्स की भेंट कहां हुई है, पेरिस में, राइट। और जब भी हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दो व्यक्तियों का चेहरा आपको नजर आता है, एक मार्क्स, और उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति होता है वो फ्रेडरिक एंगलेस ही होता है। फ्रेडरिक एंगलेस के साथ मार्क्स जब पेरिस में रहे और उनसे जो उनकी वार्तालाप हुई, तो धीरे धीरे जो हेगेलियन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो डेवलप हुआ था बर्लिन यूनिवर्सिटी में मार्क्स का, वो धीरे धीरे बदलकर अब सोशलिस्टिक की तरफ रुझान बढ़ा। कब, जब एंगलिस के संपर्क में आए, कौन, मार्क्स। और एंगलिस ही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को छपवा सके, क्योंकि मार्क्स के पास तो पैसे थे नहीं, मार्क्स के पास इन्फ्लुएंस भी नहीं था उस लेवल का कि वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को छपवा सके। वो फ्रेडरिक एंगलिस की वजह से ही हो सका। नाउ वेयर ही मेट फ्रेडरिक एंगलिस, हु वाज टू बिकम अ लाइफ टाइम फ्रेंड, मार्क्स के लाइफ टाइम तक फ्रेंड रहे, एंड हैड टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ओवर मार्क्सियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। क्योंकि मार्क्स के साथ रहे, मार्क्स के साथ हमेशा डिस्कशन में जुड़े रहे, तो उनका मार्क्स के जो कंक्लूजन्स हैं, जो 10 कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो हमें देखने को मिलता है, उन पर फ्रेडरिक एंगलिस का काफी बड़ा असर है, राइट। Thereon his movement away from Hegelian historicism towards developing socialism accelerated। और पेरिस आकर धीरे धीरे वो सोशलिज्म, क्योंकि सभी वहां पर पेरिस में सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी रखने वाले या कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी रखने वाले रिफ्यूजीज जो है वो पॉलिटिकल रिफ्यूजीज आकर वहां पर बसे हुए थे, तो धीरे धीरे उनका जो है वो मतलब रुझान उसी तरफ बढ़ा, और जो हेगेलियन हिस्टोरिसिज्म है वहां से वो दूर हट गए। इनफैक्ट
इतना दूर हट गए कि जो हेगेल द्वारा दी गई जो आइडियलिज्म की जो पूरी थ्योरी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया उन्होंने। आगे देखते हैं कैसे। However, it was not too long when he was expelled from Paris along with several of his associates and had to move to Brussels and formed an organization headquartered in London and federated with the Communist League of Europe। अब देखिए यहां पर बॉन से गए बर्लिन, ठीक है, बर्लिन से वहां पर पढ़ाने नहीं दिया गया तो पेरिस आ गए, ठीक है। इतने ज्यादा जो है वो रेडिकल उनके विचार कि पेरिस से भी निकाल दिया गया और पेरिस से निकलकर पहुंचे वो ब्रसल्स। ब्रसल्स है बेल्जियम की कैपिटल, और मैंने बेल्जियम की स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ब्रिटेन के लिए बताई थी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह क्यों इंपॉर्टेंट है बेल्जियम ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रिटेन है ये इंग्लिश चैनल है, और अगर ये मेनलैंड यूरोप है ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये ब्रिटेन है और ये मेनलैंड यूरोप है, तो मेनलैंड यूरोप में इंग्लिश चैनल पार करके सबसे पहला जो कमजोर देश जिसको डोमिनेट कर सकता है ब्रिटेन वो बेल्जियम ही है, ठीक है। सो बेल्जियम में ब्रिटेन जो है वो अपने एक्सपोर्ट को उतारता है, किसके लिए, यूरोप के लिए। जो ब्रिटेन का एक्सपोर्ट होता है वो कहां पर उतरता है, सबसे पहले बेल्जियम में। लेकिन उसके अलावा फ्रांस में भी उतर सकता है, लेकिन फ्रांस बड़ा राष्ट्र है, तो ब्रिटेन के लिए फ्रांस को मैनिपुलेट करना और फ्रांस को यूज करने की अलग जो है वो अलग पॉलिसीज थी। लेकिन बेल्जियम को ट्रेड में उलझाया जा सकता है। पॉइंट मेरा ये है कि बेल्जियम का अच्छा रिलेशन है ब्रिटेन के साथ, इसीलिए बेल्जियम पर जब अटैक किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा। तो बेल्जियम की बहुत इंपॉर्टेंस रही है ब्रिटेन के लिए, और उसमें एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मेनलैंड यूरोप के लिए बेल्जियम सबसे बेहतरीन पॉइंट है जहां पर ब्रिटेन अपने प्रोड्यूस गुड्स को उतार सकता है मेनलैंड यूरोप पे, ठीक है। सो यहां पर बैठे बैठे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जिसको कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप कहा गया, और जिसका हेडक्वार्टर रहा कहां पर, लंदन में, वेयर ही रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सो ब्रसल्स में बैठे बैठे उन्होंने लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, विच वॉज सेंट टू लंदन हेडक्वार्टर्स इन 1848, और 1848 में फ्रेडरिक एंग्लिश की मदद से वो छप सका। In 1849, he moved to London, where he established his permanent home, where he withdrew into a self-exile from the rest of his life, for the rest of his life, along with a close-knit circle composed of his family and a select few devoted disciples। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के बाद इतना कॉन्ट्राडिक्शन फैला मार्क्स के खिलाफ, और मार्क्स की जान को इतना खतरा हुआ कि मार्क्स जो है वो प्रोफाइल उन्होंने नीचे कर ली, लो कर ली। लंदन जाकर रिलेटिव जो है वो थोड़ी प्रोटेक्शन में रहना शुरू किया और बहुत लो लाइफ जीनी शुरू करी, बिल्कुल एक बहुत क्लोज नेट सर्कल, यानी ज्यादा पब्लिक लाइफ नहीं जी। उसका एक कारण तो ये है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की वजह से उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स बहुत हो गए थे, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट राष्ट्र उन सब के खिलाफ इतना कहा था कि कई दुश्मन उन्होंने नए बना लिए थे। दूसरी तरफ उनकी पब्लिक इमेज इतनी खराब हो गई थी उनकी शराब पीने की आदत की वजह से, इसीलिए उनको पढ़ाने भी नहीं दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब मार्क्स पीने लगे थे, राइट। और शराब का इतना उनको चस्का ही कह लीजिए, लत इतनी बुरी थी शराब की कि और कुछ भी उन्होंने किया नहीं जीवन में। उसके बाद वो केवल अपने घर में और एक क्लोज नेट सर्कल में रहे और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन आफ्टर सिक्योरिंग एन एडमिशन कार्ड टू ब्रिटिश म्यूजियम में रिसर्च करने का उनको मौका मिल गया। फिर उसके बाद द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ सेंटर्ड अराउंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म किया। और देखिए, मार्क्स के जीवन में मार्क्सिज्म जो है वो तूल नहीं पकड़ा या मोमेंटम नहीं पकड़ा उसने। मार्क्स के बाद लेनिन के आसपास का जो समय, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो धीरे धीरे मार्क्सिज्म ने तूल पकड़ना शुरू किया और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई। और मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए लिखा था कि वहां पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने मार्क्स के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाकर नए, मतलब एक पूरी की पूरी जो है वो मार्क्सिज्म पर बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स क्रिएट किए, जिसपे दो बड़े राष्ट्र चले, यूएसएसआर और चाइना और उनके सैटेलाइट स्टेट्स। एंड नॉट जस्ट दैट, मार्क्सिज्म इन्फ्लुएंस
जो है वो यूरोप में हर जगह था। इटली में लगभग जो है वो कम्युनिस्ट सरकार बनने वाली थी, फ्रांस में काफी समय तक कम्युनिस्ट सरकार कोशिश करती रही, भारत में सीपीआई आज भी एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कम्युनिस्ट सरकारों के बहुत सारे राष्ट्रों में नजर आ जाएंगे। एंड नॉट जस्ट कम्युनिस्ट, लेकिन सोशलिज्म जो कि कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है, या एक ही धारा है दोनों की, दोनों जो है वो प्रोलेटरेट का उत्थान चाहते हैं। ठीक है, वैसे सोशलिज्म को मैं अलग तरीके से डिफाइन करूंगा अलग सेशन में। तो उसका एग्जांपल भारत मिलता है, एक तो प्राइम एग्जांपल, भारत एक सोशलिस्टिक राष्ट्र है। ठीक है, सो मार्क्स के जीवन के खत्म होने के बाद जो है वो मार्क्सिज्म ने तूल पकड़ा है, या मोमेंटम पकड़ा है, या पॉपुलैरिटी गेन करी है। ठीक है, सो ये तो हमने देखा मार्क्स के जीवन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हेगेल का क्या इन्फ्लुएंस है मार्क्स के ऊपर। मार्क्स की जो पूरे थॉट प्रोसेस था उस पर हेगेल का क्या इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हेगेल की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिएगा, हेगेलियन हेवीली इन्फ्लुएंस मार्क्स एज एविडेंस्ड by the way he received Hegel's idealism and modified the approach which emphasized on materialism। देखिए, हेगेल ने जो अपनी आइडियोलॉजी प्रोवाइड करी उसको बोला जाता है आइडियलिज्म। ठीक है, हेगेल, वैसे आइडियलिज्म ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव हेगेल के लिए था, उससे पहले इमैनुअल कांत ने शुरू कर दिया था आइडियलिज्म के प्रति। आइडियलिज्म क्या है अभी थोड़े समय में आपको समझाऊंगा। मार्क्स ने शुरुआत किया आइडियलिज्म से, लेकिन इसी आइडियलिज्म को डेवलप करके उसने मटेरियलिज्म की थ्योरी दी। ठीक है, हेगेल वाज अ लिबरल। अब समझते हैं धीरे धीरे हेगेल की आइडियलिज्म की थ्योरी को। हेगेल वाज अ लिबरल हु बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ रादर देन द आर्बिट्री रूल ऑफ मैन एंड हेंस सपोर्टेड द प्रूशियन स्टेट। ठीक है, ये प्रूशियन स्टेट वाला क्या मामला है, जब मैं होली रोमन एम्पायर वगैरह समझाऊंगा तब आएगा यहां पे, लेकिन हेगेल के थॉट प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं। हेगेल ने क्या कहा, हेगेल ने कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि एक कानून होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके तहत जो है वो स्टेट काम करे, और स्टेट में गवर्नमेंट भी है और गवर्नड भी है। ठीक है, जनता भी है। राइट, सो प्रूशियन स्टेट ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि प्रूशियन स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की तरफ काम कर रही थी। ठीक है, तो हेगेल ने सपोर्ट किया ऐसी आइडियोलॉजी का। Hegel's philosophy culminated the idealist tradition which began with Kant। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इमैनुअल कांत कौन है। इमैनुअल कांत आपके एज ऑफ एनलाइटमेंट के समय के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और ऑब्वियसली इमैनुअल कांत का इन्फ्लुएंस जो है वो हेगेल पर रहा। और आइडियलिज्म का जो ट्रेडिशन है वो इमैनुअल कांत के समय से स्ट्रांग हुआ, वो पहले भी मौजूद था, वो स्ट्रांग हुआ है इमैनुअल कांत की वजह से, और फिर हेगेल ने उसको आगे फर्दर डेवलप किया। अब ये आइडियलिज्म क्या है, आइए देखते हैं। द आइडियलिस्ट ट्रेडिशन एडवोकेट्स दैट द एसेंस ऑफ रियलिटी इज रीजन, but that the spirit of reason manifests itself only gradually, revealing more and more facets of itself only gradually during the course of time। तो ये बहुत भारी सा स्टेटमेंट है। यही समस्या थी हेगेल के साथ। हेगेल ने जो किताबें छापी ना वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि लोगों को उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए हेगेल इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी इतने पॉपुलर नहीं थे जितना हो सकते थे। ठीक है, जितना पॉपुलर उनकी आइडियोलॉजी उनके चले जाने के बाद मार्क्स ने जो है वो उनकी आइडियोलॉजी या अन्य पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने उनकी किताबें पढ़कर उनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो व्याख्या करी है, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स की जो है वो डिस्क्राइब किया है या एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। जैसे कि ये स्टेटमेंट देखिएगा, आइडियलिस्ट ट्रेडिशंस एडवोकेट्स द एसेंस ऑफ रियलिटी इज रीजन, but that the spirit of reason manifests itself only gradually, revealing more and more facets of itself gradually during the course of time। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आराम से बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जो है वो सिंपली समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी पेड़ की पत्ती को देख रहे हैं। ठीक है, तो वो पेड़ की पत्ती हमें नजर आती है किस रंग की, वो पेड़ की पत्ती हमें जनरली नजर आती है हरे रंग की। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि वो हमें हरे रंग की ही दिख रही है, लेकिन क्या वो हरे रंग की है? क्यों? क्योंकि देखिए, जब रोशनी उस पत्ती पर पड़ रही है और फिर वो रोशनी पड़ रही है हमारी आंखों में, और हमारी आंखों में अंदर जो रेटिना है वो रेटिना उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, और हमारा ब्रेन फिर उस केमिकल एनर्जी को, उस केमिकल मैसेज को रीड कर रहा है, परसीव कर रहा है, और फिर कंक्लूजन क्रिएट करता है कि ये जो केमिकल
आया है ये ग्रीन कलर है, ठीक है। सो दैट मीन्स हरा रंग हमें दिख रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि वो हमारा दिमाग परसीव कर रहा है। और एज अ स्पीशीज, ग्लोबल स्पीशीज, होमोसेपियन सेपियन जो है वो सिमिलर कलर ही देखेंगे। यानी कहने का मतलब भारत में अगर हम हरे रंग को हरा देख रहे हैं, यानी भारत में अगर हम पेड़ की पत्तियों को हरा देख रहे हैं, तो स्कॉटलैंड में भी पेड़ की पत्तियों को हरा ही देखा जा रहा होगा, वहां के मनुष्य भी पेड़ की पत्तियों को हरा ही देख रहे होंगे, ठीक है। सो ये है आइडियलिज्म। कहने का मतलब जो रियलिटी है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे परसीव किया, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म। और ये इवेंचुअली धीरे धीरे जो है वो डेवलप होती है, मैनिफेस्ट इटसेल्फ ओनली ग्रेजुअली, रिवीलिंग मोर एंड मोर फेसेट्स ऑफ इटसेल्फ ओनली ग्रेजुअली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। यानी मान लीजिए बचपन में आपको घर वाले जो, मतलब हमें इमीडिएटली जो है वो जानकारी कौन देता है, हमारे परिवार वाले, हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्डियंस, या जो भी फादर या मदर फिगर होती है, ठीक है। सो उन्होंने जो हमें वर्ल्ड की सच्चाई या रियलिटी समझाई थी, वो थ्रू आउट उम्र जो है वो चेंज होती गई, क्योंकि 0 से 10 साल तक तो हमने घर वालों की खुलकर बात मानी, बिल्कुल आदर्श बच्चे। 10 से 18 साल की उम्र तक जो है वो हम धीरे धीरे टीन एज में उतरे, ठीक है। टीन एज में कब उतरे हम? 13 से, मान लीजिए 13 से 18, है ना, 13 रख लेते हैं, 0 से 13 से 18, हम 19 तक हम टीन एज में थे, ठीक है। सो टीन एज में हम रिबेल थे, हम दुनिया को अपने एंड से देख रहे थे और हमें नए नए आइडियाज पता चले। 19 से 27 तक जो है वो हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया और डिफाइन किया कि दुनिया किस तरह है, और फिर हो सकता है कि उसके बाद जो है वो डेफिनेशन, हमारी रियलिटी को लेकर डेफिनेशंस बढ़ती घटती रहेंगी। और रियलिटी में क्या है? बेसिकली आइडियाज है, जैसे नेशनैलिटी क्या है, ठीक है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, कि बिलोंगिंगनेस की जो स्पिरिट होती है, ट्रूथ और फॉल्स, अच्छा बुरा, सच्चाई अच्छाई, ठीक है, ये सारी जो आइडियाज है, इनको समझने का जो हमारा दरिया है, जो दायरा है, वो बढ़ता रहा है या घट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही केवल, वो घट भी सकता है, ठीक है। तो यही कहा है हेगेल ने कि सच्चाई वो नहीं है जो है, जो दिख रहा है आपको, सच्चाई वो है जो आपका दिमाग समझ रहा है। मान लीजिए मैंने टेररिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी पिछले टॉपिक में। मान लीजिए कि मैं आपके घर में आकर आपके सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता हूं, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा? वो आपके लिए टेररिज्म रहेगा। लेकिन मान लीजिए मैं कहूं कि आपने जहां पर घर मकान बनाया है, या जहां पर भी आप रह रहे हैं, ये जो जमीन है, ये आपके पूर्वजों द्वारा मेरे पूर्वजों से छीनी गई थी। दैट मीन्स मैं अपनी पुश्तैनी जमीन से आपको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से जमीन छीनी और उस पर आप रह रहे हैं, तो वो मेरे लिए टेररिज्म है, क्योंकि आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। और अब मैं आपके घर में आकर तोड़फोड़ करूं, और आपके पूर्वजों ने आपको नहीं बताया कि उन्होंने कहां से ये जमीन छीनी है, और मैं आपके घर में आके तोड़फोड़ कर रहा हूं, तो वो आपके लिए टेररिज्म है, ठीक है। सो मैंने जिस तरह बताया था कि टेररिज्म एक रिलेटिव टर्म है, मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, ठीक है। तो इसी चीज को हेगल ने समझाने की कोशिश करी है कि आइडियाज इस तरह काम करते हैं, ठीक है। आइडियाज को परसीव करना जो है वो अलग अलग, मतलब मेरे हिसाब से जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कुछ और हो सकता है। आपने देखा है एक कई जगहों पर आपको एग्जांपल देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो है वो यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, और बीच में जो है वो इस तरह से 9 लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस व्यक्ति के लिए ये 9 है, और इस व्यक्ति के लिए क्या है, ये 6। तो जहां से खड़े होकर आप जिस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, या जिस मनोदशा में रहकर आप जिस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो आपके एक्शंस और रिएक्शंस डिफाइन होते हैं, ऐसा कह रहे हैं हेगल। लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया मार्क्स ने, आइए समझते हैं। हेगल आर्ग्यूड परसुएसिवली that history is the growth of reason to consciousness of itself, and the constitutional legalistic state is the culmination of history। देखिए हेगल यहां पर बहुत प्रेम से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतिहास है ना, इतिहास खुद से सीखता है, ठीक है। देखिएगा, हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ। खुद की रीजन में ग्रोथ होगी, ताकि खुद के
मतलब खुद के कॉन्शियस में आए, कि खुद की एग्जिस्टेंस को समझे रीजन से, राइट। अब देखिएगा पॉइंट, बहुत उलझी हुई बात, मैं वही कह रहा हूं ना, हेगल की बातें बहुत उलझी हुई हैं, लेकिन मतलब बहुत सरल है और बहुत ऑब्वियस मतलब है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। हेगल कहते हैं, हेगल आर्ग्यूड परसुएसिवली दैट हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ and the constitutional legalistic state is the culmination of history। देखिएगा, प्रेजेंट डे जो राज्य है, प्रेजेंट डे में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह की है? मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, जहां पर लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने के लिए एक पूरी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज मौजूद हैं। ठीक है, तो इतिहास के इस मोड़ पर हम कैसे पहुंचे? इतिहास के इस मोड़ पर पहुंचे हैं हम रीजन के माध्यम से, यानी कि कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ कर, नॉट तोड़ मरोड़ कर, लेकिन उनको बारीकी से उनकी जांच करी है रीजन से, यानी लॉजिक लगाकर उनकी जांच करने के बाद जो है वो मनुष्य इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि समाज में या गवर्निंग बॉडी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, लीगल बॉडीज होनी चाहिए। ठीक है, The most significant contribution of Hegel's ideology on Marx was the adaptation of dialectics from Hegelian ideology या Hegelian ideology। अब देखिए यहां पर आती है मेन गेम। ठीक है, डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि किसी भी आइडिया को समझने के लिए थॉरो जो है वो प्रोज एंड कॉन्स पूरी रिसर्च करना, राइट। लेकिन जो हेगेलियन डायलेक्टिक है, हेगेलियन डायलेक्टिक क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी आइडिया को समझना है, आइडिया बेसिकली थीसिस, राइट, अगर आपको किसी भी थीसिस को समझना है ना, तो उसके काउंटर पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने टेररिज्म बताया ना, मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, रिलेटिव है। ठीक है, उसी तरह कोई भी एक आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल नेशनैलिटी है, तो अगर आपको नेशनैलिटी समझना है तो आपको एंटी नेशनैलिटी को भी समझना पड़ेगा। तो कोई भी थीसिस है उसकी एंटी थीसिस मौजूद होगी, उसके अगेंस्ट पॉइंट आ ही जाएगा। अगर कोई चीज आपको ट्रूथ लग रही है तो कोई चीज फॉल्स भी होगी, तभी वो ट्रूथ है, राइट। तो आपको दोनों ही कंडीशंस को कंसीडर करते हुए आपको सिंथेसिस प्रोड्यूस करना है। लेकिन समस्या ये है कि जो भी आप सिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे वो भी इटसेल्फ एक थीसिस ही होगा, और उस थीसिस के लिए भी आपको एंटी थीसिस मिल जाएगी। फिर आप उसमें से जो सिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके लिए आपको फिर से एक थीसिस मिल जाएगी, उसके लिए फिर से आपको एक एंटी थीसिस मिलेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू हेगल। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हेगल एवरी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ और थीसिस हैज इट्स ऑपोजिट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ और थीसिस और एंटी थीसिस। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, बीच में एक अक्षर लिखा है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को ये 9 दिख रहा है और इस व्यक्ति को क्या दिख रहा है? ये 6। तो ये व्यक्ति अगर कह रहा है कि ये अक्षर 9 है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है ये अक्षर क्या है? 6 है। तो ये आ गई थीसिस और ये आ गई इसकी एंटी थीसिस, राइट। और हमें कंक्लूजन प्रिपेयर करना है थीसिस और एंटी थीसिस दोनों को जोड़कर। और हम क्या कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे कि तुम लोग एक ही अक्षर के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो, जिससे ये दो मतलब एक है, तो ये एक ही अल्फाबेट, लेकिन देखने से ये दो मतलब मैथमेटिकल या न्यूमरल अल्फाबेट है, ये देखने से दो अलग अलग लग रहा है, राइट। कंक्लूजन तो ये निकलेगा ना कि ये अगर इधर खड़े होंगे तो 6 दिखेगा, इधर खड़े होंगे तो 9 दिखेगा। यही तो कंक्लूजन है ना, ठीक है। विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये 6 भी और ये 9 भी है, देखने वाले पे डिपेंड करता है ना, दोनों ही ठीक है। सो थीसिस और एंटी थीसिस आपको हर आइडिया के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे में करा क्या जाए? द थीसिस एंड एंटी थीसिस may be reconciled on a higher level of synthesis, but this is not the end of the dialectical process, which then continues as the synthesis becomes a new thesis with its antithesis and so on। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा ना, एक थीसिस होगी, एक एंटीथीसिस होगी, उनको आप जोड़कर एक उनका सिंथेसिस करोगे तो एक थीसिस बनाओगे, ठीक है, कंक्लूजन निकालोगे। लेकिन वो जो कंक्लूजन होगा, उस कंक्लूजन के प्रति भी एक एंटीथीसिस आ जाएगी। फिर आप उन दोनों को जोड़कर एक कंक्लूजन निकालोगे, वो भी एक थीसिस होगा, फिर उनके लिए भी एक एंटीथीसिस आ जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल
ये बढ़ता ही रहेगा जब तक, और कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल पाएगा, कोई एक ठोस कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। थीसिस और एंटीथीसिस का प्रोसेस जो है वो बढ़ता रहेगा, और यही हिस्ट्री है, ठीक है, यही थ्रू आउट हिस्ट्री है कि थीसिस और एंटीथीसिस आती गई और सोसाइटीज जो है वो चेंज होती गई, एंशिएंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न, यही चेंज है, ठीक है। क्योंकि जब एक थीसिस थी, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीथीसिस आई तो एक नया सिस्टम क्रिएट हो गया। आगे मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करता है थीसिस एंटीथीसिस का सिस्टम। नाउ अनलाइक द हेगेलियन आइडियलिज्म which perceived truths in ideas, Marx claimed the contrary, namely that the ideas were not the realm of truth rather than materialism. देखिएगा, अब यहां पर मार्क्स और हेगेल की आइडियोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू होता है। हेगेल ये बोलते हैं कि जो आइडियाज हैं वही सच्चाई है। दैट मीन्स कोई चीज आपको जैसी लग रही है ना, मान लीजिए कि नेशनैलिटी को लेकर आप जो सोचते हैं, नेशनैलिटी एक आइडिया है, ठीक है, और नेशनैलिटी का आइडिया आपके दिमाग ने कैसे प्रिसीव किया, ठीक है, वो आपके लिए सच्चाई है, ठीक है। लेकिन मार्क्स क्या बोलते हैं कि नहीं, मटीरियलिज्म सच्चाई है। अब देखिए जो प्रेजेंट डे में ना कंटेम्पररी जो कल्चर चल रहा है, इसमें मटीरियलिज्म को प्रिसीव किया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धन के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी तरह की पोजेशन, मटीरियल पोजेशन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप मटीरियलिस्टिक हैं। लेकिन मार्क्स के समय 19वीं सेंचुरी में मटीरियलिज्म की एक थोड़ी सी अलग डेफिनेशन थी। मटीरियलिज्म का मतलब था जो ठोस फिजिकल चीजें हैं, जैसे नेशनैलिटी को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हेगल कह रहा था कि नेशनैलिटी एक आइडिया है, और उस नेशनैलिटी के आइडियाज पर जो है वो, मान लीजिए अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो नेशनैलिटी के आइडिया पर हुआ। सो हेगल, अकॉर्डिंग टू हेगल, जर्मनी का एकीकरण नेशनैलिटी के आइडिया की वजह से हुआ। लेकिन मार्क्स कहेंगे कि नहीं, और भी कारण छुपे हुए थे और मटेरियलिस्टिक कारण थे, जैसे कि पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत सारे जो है वो एक्टिव थे, जो मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करने वाले या जो कंजर्वेटिव सिस्टम है उनको डिफेम कर रहे थे। बहुत अखबारों के माध्यम से प्रोपेगेंडा चल रहा था। दैट मीन्स ठोस मटेरियल जो है वो सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी वजह से कोई एक प्रोसेस, कोई एक चेंज, कोई एक बदलाव आता है। केवल आइडियाज की वजह से नहीं आता। आइडियाज जैसे कि रिलीजन, आइडियाज जैसे कि सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, इन सब आइडियाज के दम पर सोसाइटी में चेंज नहीं आया है। मार्क्स ने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हेगेल है या जो आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं लोग, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का जानवर है, यानी कैपिटलिज्म ही जो है वो एकमात्र सॉल्यूशन है इंसानियत के लिए, कि इंसान इतना ग्रीडी है कि कैपिटलिज्म ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन मार्क्सवादी क्या कहते हैं, या मार्क्स ने क्या कहा इसके बदले में? मार्क्स ने यह कहा कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ट्राइबल कम्युनिटीज को, या जो नेटिव इंडियंस थे, नेटिव अमेरिकन की ट्राइबल कम्युनिटीज को स्टडी करेंगे, तो वो अपने शिकार को मारने के बाद हाथ जोड़ के उससे माफी मांगते थे कि हमने आपको मारा क्योंकि हमें भी जिंदा रहना है। तो वो सोसाइटीज ने अपने आप को डिजाइन ही इस तरह किया था कि वो क्या ना करे, कि वो नेचर में बैलेंस बनाकर रखें, यानी डिजेनरेटिव नहीं थे। वो अपनी इन्वायरमेंट को प्योर, साफ सुथरा रखने के प्रति जो है वो डेवलप हुए थे, यानी उनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही जो है वो डेवलप हुई थी कि नेचर को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। और ये जो आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है कि इंसान, मानव जो है वो ग्रीडी है और कैपिटलिज्म ही जवाब है, ठीक है, इस चीज को साफ साफ खारिज करता है ये पॉइंट। सो मार्क्स ये कहता है कि इट इज नॉट अबाउट आइडिया, कि इंसान जो है वो ग्रीडी ही है और उसी आइडिया के बेस पे आप पूरा इतिहास नाप देंगे, नहीं, हालातों पर बेस्ड है, ठीक है। यूरोप में रिसोर्सेज कम थे, इसीलिए लड़ाइयां ज्यादा हुई, इसीलिए इंसान ज्यादा से ज्यादा ग्रीडी होता गया, ठीक है। भारत में इतना स्पिरिचुअलिज्म भारत में इतना ज्यादा क्यों पनपा, क्यों इतना जल्दी जो है वो? क्योंकि देखिए, ये जो समाज को समझने की जो पूरी डेवलपमेंट्स है, ये भले ही हमें मेन स्ट्रीम मीडिया भारत के तरफ से पढ़ाती ना हो, लेकिन वेदों को अगर आप स्टडी करेंगे, उपनिषदों को अगर आप स्टडी करेंगे, तो बहुत बेहतरीन बातें उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी। क्यों? क्योंकि भारत संपन्न था, रिसोर्स रिच था, हमें लड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसीलिए भारत से बाहर इन्वेजन नहीं हुआ। भारतीयों ने बाहर बहुत कम इन्वेड किया है, बहुत कम इन्वेड किया है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत सर्वसंपन्न है, अपने आप में भारत में बहुत कुछ है, और भारत की पोजीशन ऐसी है, ईस्ट वेस्ट एशिया को ट्रेड में कनेक्ट करता है, पैसा ही पैसा भारत के पास, राइट, थ्रू आउट हिस्ट्री। सो ये जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच को काउंटर करती है, मार्क्स ने ऐसा पेश किया पॉइंट। देयरफॉर व्हाइल द हेगेलियन सिस्टम में बी कॉल्ड डायलेक्टियल आइडियलिज्म, मार्क्सियन सिस्टम इज कॉल्ड डायलेक्टियल मटीरियलिज्म। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि मटीरियलिज्म की वजह से, यानी कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे, किस तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स एक्टिव थे, कौन कौन सी रेसेस में आपस में टकरान हुआ, कौन कौन से कल्चर्स आपस में आकर भिड़े, ट्रेड कहां पर हुआ, कैसा मौसम रहा, किधर सूखा पड़ा, ये सारे जो फिजिकल फिनोमिनाज रहे हैं, इनकी वजह से इतिहास डराइव हुआ है, ना कि आइडियाज की वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज, Marx believed that truth of history can be revealed by materialistic analysis rather than an idealistic analysis. That is to say that life is not driven by consciousness but consciousness by life. अब ये बहुत घुमावदार सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक लाइन है देखिएगा, लाइफ इज नॉट ड्रिवन बाय कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियसनेस बाय लाइफ। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट मिडिवल हिस्ट्री ये माना जाता रहा कि जो गॉड है, और इस्लामिक जो ट्रेडिशन है वहां पर भी ये माना जाता रहा कि अल्लाह ने चाहा तभी हुआ है। तो ये गॉड, अल्लाह, ये सब क्या है, ये आइडियाज हैं। सो जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है वो ये कहती है कि, और ये मिडिवल और एंशिएंट आइडियलिस्टिक बोल रहा हूं मैं, मॉडर्न वाली की बात नहीं कर रहा हूं, उनके हिसाब से मॉडर्न वाले में भी आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम कि गॉड और अल्लाह ने चाहा तो हुआ। ठीक है, मार्क्स क्या कह रहे हैं? मार्क्स कह रहे हैं कि गॉड और अल्लाह के चाहने से नहीं होगा, केवल उनके चाहने से नहीं होगा, यानी केवल नेचुरल फोर्सेस की वजह से नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं। नेचुरल फोर्सेस तो हैं ही कि मौसम कैसा रहा, फसल कितनी निकली, सूखा कब पड़ा, बारिश कब हुई, बर्फ कब पड़ी, ठीक है, भूकंप कहाँ आया, और उसके अलावा माइग्रेशन, जानवरों का माइग्रेशन, तो इन सारी चीज़ों का असर है इतिहास पर। तो आपको मटीरियलिस्टिक एनालिसिस पर इतिहास को डराइव करना पड़ेगा, ना कि आइडियलिज्म पर। आइडियलिज्म यानी मान लीजिए इंसान में कितनी करुणा थी, ठीक है, सो अगर आप इंसान का शुरुआती माइग्रेशन स्टडी करने लगेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि इंसान में कितना कंपैशन था उसकी वजह से, क्योंकि आइडियलिस्टिक अप्रोच कहती है कि इंसान के कंपैशन को भी आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, कि इंसान में कितना, थ्रू आउट इतिहास इंसान में कितना कंपैशन रहा है, यानी करुणा रही है, उसके आधार पर इतिहास में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, या कितना फेथ रहा है भगवान पर, उसके आधार पर इतिहास में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो मार्क्स ने सिरे से खारिज कर दिया। मार्क्स ने कहा कि आइडियाज पे, इन सब आइडियाज पे थोड़ी आप इतिहास को डराइव करेंगे। आप देखेंगे कि कहां पर सूखा पड़ा था, किधर कौन सा युद्ध हुआ था, किसने कहां आक्रमण किया था, ये सब जो मेटीरियलिस्टिक एनालिसिस हैं, इसके बेसिस पर आप इतिहास को डराइव करेंगे, राइट। हाउएवर मार्क्स डिड नॉट डिनाई द रियलिटी ऑफ सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और इट्स सिग्निफिकेंस इन सोशल चेंज। अब देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होता क्या है? देखिए, सब्जेक्टिव कोई एक ऐसी चीज है जो आपके खुद के ओपिनियन और आपको जो चीज समझ आई, और ऑब्जेक्टिव क्या है? जो फैक्ट है। जैसे मान लीजिए आपका जिस दिन जन्म हुआ वो सब्जेक्टिव है, सॉरी वो ऑब्जेक्टिव है, वो फैक्ट है, वो बदल नहीं सकता। उसको लेकर जो है वो किसी की भी चेतना जो है वो कुछ और मतलब नहीं निकाल सकती उसका। मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो 1 नवंबर 1991 को हुआ है, तो वो फैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूं कि विराट कोहली से बेटर जो है वो बैट्समैन है कौन? युवराज सिंह, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये सब्जेक्टिव मामला आ गया, ये मेरा ओपिनियन है ना, मेरा पॉइंट है, मैं मानता हूं ऐसा, आप कुछ और मान सकते हैं। तो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी किसी व्यक्ति ने कैसा प्रिसीव किया आइडिया को, उस पर भी इतिहास जो है वो बेस्ड है, लेकिन लूजली, बहुत बड़े लेवल पर नहीं। बड़े लेवल पर आपको इतिहास को मेटेरियलिस्टिक एनालिसिस पर ही आधारित रखना पड़ेगा। द अडेप्टेशन ऑफ हेगेलियन आइडियलिज्म with the economic pragmatism of the British theorist Adam Smith led Marx to believe that the motivating factor in the human existence was not ideas about religion and society, but a materialistic realism having to do with survival। ठीक है, सो अब मार्क्स के सामने जो है वो कौन, उस समय के कौन जो है वो बड़े फिलोसोफर्स रहे, ठीक है। तो हेगेल का इन्फ्लुएंस रहा,
और पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल फील्ड में, हिस्टोरिकल फील्ड में हेगल का, और इकोनॉमिकल फील्ड में एडम स्मिथ का। और एडम स्मिथ की जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। सो इन दोनों को कल्मिनेट करके मार्क्स ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो थ्रू आउट इतिहास में बदलाव आया है, यानी एंशियंट से जो मेडिवल में सोसाइटी ने मूव किया, मेडिवल से जो मॉडर्न टाइम्स आया है, इंडस्ट्रियल टाइम्स आया है, ये किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जैसे कि रिलीजन या सोसाइटी किस तरह की रहेगी इस पर, इसकी वजह से नहीं हुआ है। ये आया है सर्वाइवल की वजह से। सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट है इंसान की, उसकी वजह से डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, कैसे, आगे समझाता हूं। दिस सर्वाइवल, द नेसेसिटी टू प्रोड्यूस द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस was the fundamental to human life and human action in community and society। देखिए 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा तो लाल सागर, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और ये पूरा का पूरा जो जमीनी मार्ग से ट्रेड आता है सिल्क रूट का, ये सब अब इस्लाम के हाथ में चला गया। ठीक है, और अब इस्लाम ही निर्धारित कर रहा था कि यूरोप में, यानी कि ऑटोमन एम्पायर, इस्लाम कहने का मतलब ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला गया उस समय। और यूरोपियंस कितने में ये सामान खरीदेंगे साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे मसाला हो गया, कपड़ा, क्लॉथ, सिल्क वगैरह जो भी वो खरीदते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करने लगा कि इस्लामिक या ऑटोमन एम्पायर कितने में बेचेगा यूरोपियंस के लिए। तो यूरोपियंस के लिए सर्वाइवल की बात आ गई। तो सर्वाइवल, वो जो सर्वाइवल था वो था ड्राइविंग फोर्स कि ग्लोबल ट्रेड डेवलप करने के लिए ग्लोबल डिस्कवरीज जो है वो यूरोपियंस को करनी पड़ी, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करनी पड़ी, यानी कि भारत के लिए डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट समुद्री मार्ग ढूंढना पड़ा। तो ये सबसिस्टेंस था, वो सर्वाइवल की जरूरत थी, वो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट थी, ना कि कोई आइडियोलॉजी, ना कि रिलीजन। देखिए रिलीजन यहां पर कॉम्प्लिकेशन इसलिए खड़ा करता है क्योंकि पोप ने पुर्तगाल के शासक को यह कहा था कि आपको क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, लेकिन दैट वाज नॉट द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। The sole driving force behind the geographical discoveries was this necessity to find a direct route of communication and trade with the Southeast Asia including India। ठीक है, सो वो सर्वाइवल था, ना कि कोई आइडियोलॉजी, ना कि धर्म, या मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति या पुर्तगाली लोगों ने धर्म के आधार पर, ठीक है, उनका ऐसा नहीं था कि उनके धर्म ने कहा या उनकी चेतना ने कहा कि नहीं हमें भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना है, ठीक है, ऐसा उनको सनक चढ़ी, नहीं, उनके लिए सर्वाइवल था। वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, 10 गुना महंगा, 20 गुना महंगा मिल रहा था उनको मसाले। ठीक है, देखिएगा, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट रोट मार्क्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल लाइफ इटसेल्फ। देखिएगा, इंसान ने सबसे पहले मटीरियल लाइफ बनाई, आइडियल, जो आइडियल्स हैं वो बाद में डेवलप करे, एंड आइडियल फॉर हिम वाज नथिंग एल्स then the material world reflected by human mind and translated into forms of thought। जो आइडियल्स हैं वो थॉट्स में डेवलप किए हैं। ठीक है, सबसे पहले इंसान ने मटेरियल लाइफ डेवलप करनी शुरू करी। देखिए इंसान जो है ऐसा तो है नहीं टपका है कहीं से, ठीक है, धर्म चाहे कुछ मर्जी बोलते रहें, इंसान कहीं से टपका नहीं है, एवोल्यूट हुआ है। ठीक है, सो थ्रू आउट एवोल्यूशन के प्रोसेस में मटीरियल चीजें, यानी कि सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए, घर चाहिए, आग चाहिए, ठीक है, इन सारी चीजों को पहले डेवलप किया। मान लीजिए फायर है, फायर एक मटीरियलिस्टिक नीड थी आदमी की या इंसान की, राइट। सो फायर को पहले डेवलप किया इंसान ने, अब फायर के अराउंड जो है वो देवता बाद में बनाए। ऐसा तो है नहीं फायर देवता पहले था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फायर का देवता पहले था और फिर जो है वो इंसान ने फायर यूज करनी शुरू करी। पहले इंसान ने फायर यूज करी, तब फायर की इंपॉर्टेंस इंसान को समझ आई, तब उसके अराउंड इंसान ने ये आइडिया बनाया है कि जो चीज जरूरी है वो भगवान है। जैसे बारिश जरूरी है, बारिश भगवान है। बिजली गिरने से आग लग जाती है, तो पहले इंसान ने बिजली को समझा, मतलब बिजली को देखा, वो मटीरियल है, वो पहले मौजूद था। उसके बाद जो है वो देवता, वो आइडिया बना है कि वो एक देवता भी हो सकता है। जैसे भारत में इंद्र कहा गया, ग्रीक में उन्होंने ज्यूस कहा, नॉर्डिक रीजन में थॉर कहा है उसे। ठीक है,
Marx then modeled it with evolutionary perspective of human development in the popular 19th century European thought and advocated a society as an arena within which the struggle and contention, strife between groups of people, competing forces for survival and improved livelihood generated social change. अब बात करते हैं सोशल चेंज की कि सोशल चेंज क्यों आया, सोसाइटीज एंशिएंट से मॉडर्न में क्यों कन्वर्ट हुई। तो जवाब बनता है दो सोसाइटीज के बीच में या एक सोसाइटी के बीच में दो ग्रुप, देखिए दो सोसाइटीज के बीच में या एक ही सोसाइटी में दो ग्रुप्स के बीच में या एक ही ग्रुप में दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर कंपटीशन है, अगर कंटेंशन है, अगर सर्वाइवल को लेकर किसी ना किसी तरह की होड़ है, तो उस वजह से बदलाव आया है। मान लीजिए कोई आदिम इंसान है और वो ठंडी जगह पर रह रहा है और उसने किसी हिरण को मारा और उसकी छाल पहननी शुरू कर दी। पहले दोनों ही नंगे थे, ठीक है, इसने हिरण को मारा और एक छाल पहननी शुरू कर दी और धीरे धीरे इसके परिवार के लोग जो हैं वो लंबा जीने लगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में दूसरा जो इंडिविजुअल है इसने क्या किया, इसने जो है वो एक बाइसन को मारा, ठीक है, और उसकी छाल पहनी और उसकी छाल बड़ी और गर्म थी, ठीक है। तो यहां से ट्रेंड चल पड़ा कि अब बाइसन की छाल पहननी है। फिर धीरे धीरे जो है वो दूसरे वाले ने सीलना शुरू कर दिया कि नहीं हम छाल पहनेंगे नहीं, हम तो सील के पहनेंगे। सो यहां से ये कंपटीशन है सर्वाइवल का, ये जो सर्वाइवल का कंपटीशन है, इस वजह से सोसाइटी में चेंज आए हैं, मार्क्स ने ऐसा कहा, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ, नेक्स्ट देखिएगा, रूसोवियन नोशन, रूसो के जो नोशंस हैं ऑफ पीसफुल हार्मनी एंड मूवमेंट फॉरवर्ड विद अ कोऑपरेटिंग एंड हेल्पफुल community of like-minded citizens bound together with an agreed upon social contract. Marx thought of struggle and contention, strife and competition as the mechanism of social advancement in the community. ठीक है, अब मार्क्स ने ये तो समझा दिया कि सोसाइटी डेवलप कैसे हुई है। सोसाइटी अभी तक डेवलप हुई है कंपटीशन से, ठीक है, कंटेंशन की वजह से सोसाइटी डेवलप हुई है, कंपटीशन की वजह से सोसाइटी डेवलप हुई है, ना कि आइडियोलॉजीज की वजह से। तो अब बारी आई कि आगे कैसे डेवलप होगी। तो यहां पर रसो जैसे और यूटोपियन जो फिलोसफर्स हैं, जो चाहते हैं कि समाज में जो है वो सब कुछ भला हो जाए, ठीक है, सारे लोग खुशी खुशी रहे, ये जो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि कोऑपरेशन और हेल्पफुल कम्युनिटी डेवलप हो लाइक माइंडेड लोगों की, जो कि एक अग्रीड अपॉन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो एक हार्मोनियस लाइफ जिए विद एन अग्रीड अपॉन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि आप लोग ये काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, इस काम को करने के लिए ये सामर्थ्य होना जरूरी है, ठीक है। सो यानी कहने का मतलब ये है कि रसो का कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बने जिसके तहत सभी लोग आराम से जिए, वही प्रोग्रेस का एकमात्र सही तरीका है अकॉर्डिंग टू रसो एंड अदर यूटोपियन फिलोसफर्स। लेकिन क्योंकि यूटोपियन फिलोसफर्स ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है, इंसान ने बीमारियों का हल ढूंढ लिया, प्रॉस्पेरिटी में आ गए, खाना वाना आ गया, क्योंकि यूरोपियंस को खाने की फंस जाती थी, क्योंकि यूरोप में 8 महीने तो पड़ रही है सर्दी, 4 महीने 5 महीने की गर्मी हो रही है, फसल लग नहीं रही वहां पे, ठीक है। न्यू वर्ल्ड मिलने के बाद तो उनके पास सोना आना शुरू हुआ, अदरवाइज गोल्ड नहीं था उनके पास, और कॉन्स्टेंटिनोपल के जाने के बाद तो उनकी हालत खराब ही हो गई थी, ठीक है। सो जो रेनेसांस का पीरियड है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का पीरियड है, वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, क्योंकि डार्क एजेस कहा गया है ना, समझिए पेट्रार्क ने डार्क एजेस क्यों कहा है, क्योंकि जो मिडिवल टाइम है यूरोप का बहुत बुरा हाल था, और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज या रेनेसांस के आने के बाद यूरोप में बहुत ज्यादा ही हालात सुधरे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स हैं उनके हिसाब से दिस वाज इट, कि ये जो है वो पिनेकल है इंसान की सोसाइटी का, ये बेस्ट है, और अब जो है वो केवल इसको सस्टेन रखना है। तो एक यूटोपिया क्रिएट करने की तरफ जो है वो उनका रुझान बढ़ा कि एक मतलब एक ऐसा पूरा का पूरा माहौल ही हार्मोनियस होना चाहिए, सभी खुशी से रहें, ठीक है। सो यूटोपिया क्रिएट करो। लेकिन जवाब में मार्क्स ने क्या कहा कि ये है ही नहीं इंसान की प्रवृत्ति, ठीक है। अब
गिवन कंडीशन के साथ जो है वो इंसान कंपटीशन करेगा ही। कंपटीशन करना, कंटेंशन करना प्रवृत्ति है इंसानियत की, ठीक है। सो यहां पर जो है वो मार्क्स ने एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रोग्रेसिव मतलब एक पूरी डिटेल में बताया है कि सोसाइटी किन स्टेप से गुजरेगी और अंत में क्या आएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। सो देखिएगा यहां पर क्या कहा है, इन रसोइन नोशन पीसफुल हार्मनी and movement forward with cooperating and helpful community of like-minded citizens bound together with an agreed upon social contract. Marx thought of struggle and contention, strife and competition as the mechanism of social advancement. ठीक है कि कंपटीशन रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। अगर स्ट्रगल नहीं बढ़ा न, अगर स्ट्रगल नहीं हुआ तो सोसाइटी फंस जाएगी, ठीक है। अगर स्ट्रगल नहीं हुआ, अगर एंशियंट टाइम से ही स्ट्रगल नहीं होता तो आज भी एंशियंट टाइम की जो स्लेवरी थी वो चलती रहती। अगर स्ट्रगल नहीं होता तो मेडिवल टाइम्स में जो सर्फडम थे वो आज भी सर्फ्स ही रहते। अगर स्ट्रगल नहीं होता तो अर्ली मॉडर्न टाइम्स में जो लेबर्स की बुरी हालत थी वो आज भी होती, लेबर लॉज बन ही नहीं पाते। तो स्ट्रगल्स की वजह से ही सोसाइटी डेवलप कर रही है, मार्क्स ने ऐसा कहा, ठीक है। The utopian philosophers of the 18th century, with their peace and harmony in an advancing community, had given away 19th century pessimism about man's ability to make and keep pledges of peace and cooperation, presuming that human society best survives within the arena of struggle and competition, violence and revolution. ठीक है, अब देखिए 19th century pessimism बताता हूं आपको मैं क्या है। कैपिटलिज्म के बढ़ने के बाद एक ऐसा मध्यम वर्ग डेवलप हुआ, मिडिल क्लास डेवलप हुई, जो कि सवाल उठा रही थी कैपिटलिज्म पे। तो साथ ही साथ मास मीडिया का एक ऐसा सर्कल तैयार किया गया जिसने इस मिडिल क्लास को टारगेट किया और डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश की, जिसमें से यूटोपियन फिलोसफर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि बहुत भला टाइम आएगा। और ये जो मॉडर्न, ये जो हम मतलब एडवांसमेंट ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे हैं, इसी से ही आएगा वो भला टाइम, ठीक है। लेकिन मार्क्स ने समझाया कि ये जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है या जो भला टाइम लाने की बात आ रही है, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि भला टाइम केवल मिडिल क्लास के लिए आ रहा है और वो भी उनको लग रहा है भला टाइम, लेकिन है नहीं, फंसे हुए हैं वो, क्योंकि वो कंज्यूमर हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो एलिट्स हैं, उनके लिए है भला टाइम। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्डर है वो केवल 1% जनता को सपोर्ट करता है, बाकी 99% जनता जो है वो पिस रही है, ऐसा मार्क्स ने कहा। इस 99% जनता को अपने लिए अगर माहौल ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बेस्ट सर्वाइवल कब है सोसाइटी का? इन द अरीना ऑफ स्ट्रगल एंड कंपटीशन एंड वायलेंस एंड रेवोल्यूशन। कि जब वो रेवोल्यूशन करेंगे, वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे, जब वो स्ट्रगल करेंगे, जब वो कंपीट करेंगे, तब 1% करके ये 99% जनता जो है वो बैलेंस की तरफ बढ़ेगी, यानी इकोनॉमिक बैलेंस आएगा दुनिया में, ठीक है। जो यूटोपिया गारंटी कर रहे हैं यूटोपियन फिलोसफर्स, वो बगैर कंटेंशन के, बगैर स्ट्रगल के, बगैर रेवोल्यूशन के नहीं आएगा, ठीक है। नाउ मार्क्स फर्दर आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मार्क्स ने कहा कि अभी इंसान का इतिहास जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरा है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस बेसिस पर? कि उन सारे फेजेस में प्रोड्यूस कौन करता था, ठीक है। देखिए पहले जो है वो एंशिएंट और मेडिवल टाइम में मुख्य तौर पर क्या था? एग्रो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और पूरा का पूरा बिजनेस उसी के अराउंड था, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में जाकर जो है वो क्या आया है? इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो डेवलप होने लगे, राइट। 4 तरह के कौन कौन से स्टेजेस हैं? सबसे पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेव प्रोडक्शन, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये 4 फेजेस रही हैं इतिहास की। द रिलेशनशिप विच मैन हैव विद वन अनदर वेरीज विद मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो दैट मीन्स ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? जो एंशिएंट प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, यानी जब शुरुआत में इंसान चरागाहों का इस्तेमाल करता था, जानवर चराता था, यानी कि जो हंटिंग गैदरिंग से लेकर जब इंसान की पेस्टरल इकोनॉमी थी, ठीक है,
तब तक का जो पीरियड है वो क्या है आपका, प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, क्योंकि तब एक पूरा का पूरा कबीला एक पूरे के पूरे चरागाह को आपस में शेयर किया करता था, तो वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। उसके बाद शुरू हुआ, तो वहां से फिर कबीलों से, मैंने आपको समझाया, कबीलों से जन, जन से जनपद, जनपदों से महाजनपद, और फिर एम्पायर। सो एंशियंट पीरियड में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पर एम्पायर डेवलप हो गए हैं, और जब एम्पायर डेवलप हो गए, लोहा आ गया, मेटल मिल गया, आर्मी बन गई, इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है, तो स्लेव की ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो अब प्रोडक्शन कौन करने लगा, स्लेव करने लगा। पहले मिल बांट कर प्रोडक्शन होती थी, अब कौन करता है, अब प्रोडक्शन स्लेव करता है एंशियंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बदलाव आया मिडिवल टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, या मिडिवल्स या फ्यूडल टाइम में प्रोडक्शन कर रहा है सर्वडम, ठीक है। ये भी एक तरह की स्लेवरी ही है, सर्व भी स्लेव्स ही है, ठीक है। और फिर मॉडर्न टाइम्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं कौन, लेबर, किसके लिए, वेज के लिए, उनको डेली वेज मिलता है, उस पर वो लेबर कर रहे हैं उसके लिए, वो है आपका कैपिटलिज्म, ठीक है। Primitive communism signified communal ownership, whereas ancient mode of production was characterized by slavery. Feudal mode of production was characterized by slavery या serfdom. The feudal mode of production by serfdom and the capitalist system by bourgeoisie exploitation of wage earners. ठीक है, सो ये स्लेवरी वाला अगर हटा दिया जाए तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा दो। द फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय सर्वडम, तो ये मैंने आपको बताया ही। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, द रिलेशनशिप विच मैन हैव विद वन अनदर वेरीज विद मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर जो सबसे पहला है, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, यहां पर सभी लोग बराबर थे। एंशियंट टाइम में एक राजा है, दूसरा रंक है, स्लेव है तो उधर ओनर है, ठीक है। फ्यूडल टाइम में, मिडिवल या फ्यूडल टाइम में लॉर्ड और उसके सर्फ्स, और मॉडर्न टाइम में कैपिटलिस्ट और उनके लेबर, ठीक है। नाउ ईच ऑफ दीज स्टेजेस एक्सेप्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म कंस्टिट्यूटेड अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ मैन्स एक्सप्लॉयटेशन बाय मैन एंड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए यहां पर आता है वो फ्रीडम वाला काम, ठीक है। हर एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म में स्ट्रगल नहीं था, लेकिन उसके बाद एंशियंट में, फ्यूडल में, मॉडर्न में, ठीक है, फ्यूडल मतलब मेडिवल पीरियड जो रहा है, ठीक है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में रिलेशन क्या रहा है कि एक मालिक है और दूसरा नौकर है, और नौकर को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एंशियंट में स्लेव थे जो, और एंशियंट में कौन थे, स्लेव्स, फ्यूडल टाइम में सर्फ हैं, और मॉडर्न टाइम में लेबर है, और नेचर क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव, तीनों में ही, ठीक है। मार्क्स वाज कमिटेड नॉट ओनली टू द एनालिसिस ऑफ दिस सिनेरियो बट मोर पर्टिकुलरली टू इट्स फाइनल कल्मिनेशन इन द क्लासलेस सोसाइटी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। अब मार्क्स की क्या भूमिका है, मार्क्स को समझ आया है कि थ्रू आउट इतिहास में सोसाइटी ने किस तरह बिहेव किया है, तो अब मार्क्स को डिड्यूस करना था कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मार्क्स ने कहा कि अंत में जाकर एक पांचवी स्टेज आएगी, ठीक है, देखते हैं। Thus, even though men are destined to fight for the establishment and maintenance of their material existence, yet they will not forever engage in war and revolution. ठीक है, मार्क्स ने कहा कि मनुष्य जो है वो अपने मटीरियल एग्जिस्टेंस के लिए, यानी उसको खाने को अच्छे से अच्छा मिलता रहे, उसको रहने की अच्छी से अच्छी जगह मिलती रहे, उसको जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्टनर मिलता रहे, तो ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है इंसान की, ये जो बेसिक मेटेरियलिस्टिक नीड्स है इंसान की, ये पूरी होती रहे, इसके लिए इंसान थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन, सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, इंसान जो है वो स्ट्रगल करता रहेगा आपस में। लेकिन एक फेज ऐसा आएगा अंत में जब इंसान को वॉर रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क्स बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टियल मटीरियलिज्म, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलेक्टियल मटीरियलिज्म, कि मटेरियल के लिए इंसान जो है वो लड़ता झगड़ता रहा, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिचुएशन, अपने लिए बेस्ट पोजीशन एक्वायर करने के लिए इंसान जो है वो थ्रू आउट इतिहास लड़ता झगड़ता रहा है, और मॉडर्न टाइम्स तक हम पहुंचे हैं लड़ते झगड़ते ही, इन विच मेन, देखिएगा, मार्क्स बिलीव्ड द प्रोसेस
of dialectical materialism in which men struggle for survival in competition would come to an end when the working people of the world came to be sufficiently strong and politically conscious that capitalism would be finally overthrown and socialism would be installed. अब देखिए, मैंने कहा 1% लोग जो हैं वो इस दुनिया में कैपिटलिस्ट हैं और 99% लोग हैं कौन है? प्रोलेटरेट। तो मार्क्स ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रोलेटरेट है ना, जो 99% लोग हैं, इनको समझ आ जाएगा कि शक्ति एक्चुअली इनके हाथ में है। इनको ये चीज समझ आ जाएगी, ये चीज समझ आ जाएगी कि अगर हम काम ना करें तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। अगर हम इनकी बात ना माने तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें आपस में डिवाइड इन्होंने ही कर रखा है। ये 1% पॉपुलेशन नहीं, हमें आपस में डिवाइड कर रखा है, हमें आपस में लड़ाया हुआ है। धर्म के किस किस तरीके से लड़ाया हुआ है? रिलीजन में, ठीक है, रिलीजन में लड़ाया हुआ है। धर्म के मामले में, रीजन के मामले में लड़ाया हुआ है। कोई भारत पाकिस्तान में लड़ रहा है, कोई फिलिस्तीन इजराइल में लड़ रहा है, कोई अरब ईरान, कोई शिया सुन्नी, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई कैंटनीज मैंडेरिन में लड़ रहा है। तो रीजन के हिसाब से लड़ा रहे हैं, हमें रिलीजन के हिसाब से लड़ा रहे हैं, और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स के हिसाब से लड़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स टीम आपस में लड़ रही है, फैंस आपस में लड़ रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरह के बहुत सारे आइडियाज निकल कर आए हैं जिनकी वजह से 99% लोग आपस में लड़ रहे हैं। और वो एक सिंपल सवाल नहीं पूछ रहे कि 1% की बात हम क्यों माने। जब ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इस 99 की 99% पॉपुलेशन में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है। द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेट वुड कंस्टिट्यूट अ क्लासलेस सोसाइटी विद नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट डे में भारत में प्रॉपर्टी का मतलब है पावर। अगर आपके पास प्रॉपर्टी तो आप शक्तिशाली हैं, समाज में आपकी इज्जत है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि 1% लोग ऐसा चाहते हैं, हम सोचें। अगर मान लीजिए सभी के पास प्रॉपर्टी ना हो तो क्या प्रॉपर्टी रखना शक्ति का सिंबल बनेगा? नहीं ना। ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या कोई भी चीज, कोई किसी भी पोजेशन को ओन करने की जो आइडियोलॉजी है, जब ये खत्म हो जाएगी इवेंचुअली, तब जाकर, ठीक है, एंड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल्ड। ठीक है। स्टेट और पीपल, राज्य और जनता के बीच में, स्टेट और सिटीजन के बीच में, ठीक है, स्टेट और सिटीजन के बीच में जब डिफरेंस नहीं रह जाएगा, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, पोजेशंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर जो है वो प्रोलेटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होगी एंड वॉर एंड रेबिलियन वुड हेंस वैनिश। और ये ऐसा होकर रहेगा। इस आइडियोलॉजी को मार्क्स ने माना। इस आइडियोलॉजी को मार्क्स के बाद कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट ने माना है। गांधी भी ऐसा ही मानते थे कि इवेंचुअली जो है वो सोसाइटी में यही होने वाला है। जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी रखने वाले लीडर्स हैं, बोस हो गए, नेहरू हो गए, ठीक है, पटेल, ये सब जो है वो इसी आइडियोलॉजी को समझते थे या मानते थे कि अंत में सतयुग आएगा। है ना, गुरुजी कह के गए हैं ना कि सतयुग आएगा। ठीक है। तमस को हमें खत्म करना है दुनिया से, गुरु कह के गए ना। ठीक है। सो वो मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म वो पीरियड आएगा, लेकिन तब तक के लिए हिंसा होती ही रहेगी। ठीक है। नाउ अब देखते हैं द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मार्क्सियन डायलेक्टियल मेथड्स एज फॉलोज। ठीक है। मार्क्सियन डायलेक्टियल जो मटेरियलिज्म की पूरी जो आइडियोलॉजी है, उसके बेसिक पोस्टुलेट क्या क्या हैं? ऑल द फिनोमेना ऑफ नेचर आर अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड होल। अब यहां पर ना इंटीग्रेटेड होल वाला फंडा ये आइडियलिज्म से भी निकल कर आता है। आइडियलिज्म कहता है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो आप उसके केवल एक पक्ष को नहीं समझ सकते। जैसे मैं बोलता हूं ना कि इतिहास को पढ़ना है तो केवल इतिहास ना पढ़ो, पॉलिटी को भी समझो, इकोनॉमी को भी समझो, सोशियोलॉजी को भी समझो, एंथ्रोपोलॉजी को भी समझो। ठीक है। सो इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच जो मैं बोलता हूं, वही आइडियलिज्म भी कहता है कि अगर आपको सच्चाई समझनी है तो समझिए सच्चाई के सभी पक्षों को। है ना। ठीक है। सो वही सेम चीज जो है वो लागू होती है नेचर पे, कि नेचर में कोई भी चीज इंडिविजुअल ना होकर होल है। मान लीजिए अगर आप किसी रिवर को देख रहे हैं तो रिवर जो है वो पूरे प्लेनेट पर, एक रिवर पूरे प्लेनेट पर असर डाल रही है, पूरे प्लेनेट का असर उस एक रिवर पर है। ठीक है। सो तो आप इस तरह कह सकते हैं, अगर हम कंक्लूड कर ही रहे हैं तो आप ये कह लीजिए कि जो अर्थ है वो एक पूरा का पूरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है।
अगर यही ऑर्गेनिज्म, अगर आप ऑर्गेनिज्म कहें अर्थ को, तो आप कह सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ की लिथोस्फेयर और उस पर जितने भी बायोस्फीयर्स हैं, बायोजोन्स हैं, वो सभी एक जीव है, क्योंकि उन सब की चेतना जो है वो आपस में जुड़ी है। इसी को ही कुछ फिलोसफर्स ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा, और इसी को ही कुछ फिलोसफर्स जो है वो गॉड भी कह देते हैं। ठीक है, समझेंगे, वहां तक जाएंगे। फिलॉसफी पे कभी सेशंस लेकर आऊंगा अलग से। नेचर इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मूवमेंट एंड चेंज। नेक्स्ट चीज, चेंज को जो है वो आप चेंज को एक आधार नहीं, एक मतलब बेसिक सच्चाई बताया है, बदलाव, कि हर चीज बदल रही है। मान लीजिए आप किसी नदी में पैर रखते हैं और आपने पैर निकाला और फिर से पैर डाला, वो सेम नदी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने पैर डाला वो तो पानी आगे बह गया ना, राइट। सो हर चीज में बदलाव आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जीव, निर्जीव चीज, हर चीज में बदलाव आ रहा है। इसको आप रेडिएशन तक पहुंचा सकते हैं, इसी सेम आइडियोलॉजी को। ठीक है, ये रेडिएशन तक चला जाएगा। द डेवलपमेंटल प्रोसेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एडवांसेस विच कल्मिनेट इन अब्रप्ट क्वालिटेटिव चेंजेस। देखिए, अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या खेल है, इसको एक बीज के एग्जांपल से समझाता हूं। एक बीज है, मान लीजिए, उस बीज से पेड़ बनेगा, हम ये जानते हैं। लेकिन जब हमने उस बीज को धरती के नीचे दबाया, तो उस बीज के अंदर जो है वो सेल्स ने रेप्लिकेट करना शुरू किया, राइट। तो वहां पर क्या बढ़ रही है? वहां पर क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन जब उस बीज ने स्प्राउट किया और उसमें से अंकुर बाहर निकल आया, तो उसकी क्या चेंज हो गई? उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, और फिर वो अंकुर और नीचे जड़ें निकल आई, और वो अंकुर जो है वो धीरे धीरे ऊपर निकलकर क्या बन गया? पौधे में कन्वर्ट हो गया। तो फिर से जो है वो, देखिए, अंकुर निकला, फिर अंकुर की लंबाई बढ़ी, और फिर पौधा बन बैठा। तो फिर क्वालिटी चेंज आया था, क्वांटिटी चेंज आया था, और फिर क्वालिटी का चेंज आया। समझ रहे हैं? पहले बीज के अंदर सेल्स रेप्लिकेट कर रहे थे तो क्वांटिटी में चेंज आ रहा था। फिर बीज में से स्प्राउट निकल आया, अंकुर निकल आया, तो क्वालिटी में चेंज हो गया। फिर वो अंकुर की शाखा जो है वो जमीन के नीचे फैल रही थी, जमीन से बाहर निकली, और फिर उसमें से पत्ते निकल आए। तो फिर क्वांटिटी के बाद फिर से क्वालिटी का चेंज हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी का एडवांसमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री होता रहा है। मान लीजिए इंसान को आग जो है वो, मान लीजिए बिजली गिरी किसी पेड़ पर, बिजली गिरी, पेड़ जल गया, और पूरे जंगल जल जाने से जानवर जल जाते थे। ठीक है, आदि मानव के समय में ले जाता हूं। और जो इंसान जिंदा रह गए, उन्होंने जाकर उन जले हुए जानवरों को खाया, और उनको समझ आया कि यार, जला हुआ मीट तो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो अगली बार उस इंसान ने वेट किया कि जब बिजली गिरेगी और आग लगेगी तो मैं वहां से एक लकड़ी उठा लूंगा, और फिर अपने मीट को जो है वो उस पर भूनकर खाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, राइट। कि बिजली गिरती है तो वहां से लकड़ी इकट्ठा करनी है, और उस लकड़ी को जब तक हो सके जलाकर रखना है। तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है। यहां पर ऐसे शुरुआती इंसानों की क्वांटिटी बढ़ती गई, जो कि बिजली गिरने के बाद लगी हुई आग से लकड़ी इकट्ठा करके उसको संजो कर रख रहे हैं। उस लकड़ी को, उस आग को जलाकर रख रहे हैं जब तक जली रह सके। यानी कि मान लीजिए एक लकड़ी उसने इकट्ठा करी जो कि जल रही थी, ठीक है, उससे उसने दूसरी लकड़ी लगाई, फिर तीसरी जलाई, फिर चौथी जलाई, वो आग को मेंटेन रख सका। लेकिन कितने दिनों तक? कभी ना कभी तो बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों में फैली होगी। फिर इंसान ने सोचा होगा कि नहीं यार, खुद लगा के, खुद ऐसा कुछ मेथड निकालते हैं कि खुद निकालूं, मैं खुद बना लूं आग। तो वहां पर क्वांटिटी की बजाय अब क्वालिटी बदल गई। ठीक है, पहले आग की क्वांटिटी बढ़ी। आग जो है वो कहां से निकाली गई? जली हुई, ऑलरेडी जलती हुई लकड़ी से। लेकिन फिर इंसान ने आग लगाना खुद सीख लिया, तो आग बनाने की क्वालिटी चेंज हो गई। पहले बिजली से मिलने वाली आग थी, अब खुद जो है वो फ्रिक्शन से क्रिएटेड आग है। ठीक है, चेंज हो गई ना क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी थी, अब क्वालिटी बदल गई। अब फ्रिक्शन से जलने वाली आग की भी धीरे धीरे फिर क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन फिर चकमक का इस्तेमाल करके फिर से क्वालिटी चेंज हो गई, राइट। तो ये थ्रू आउट इतिहास में क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोसेस जो है वो चलता रहा है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंसान को जब तांबा मिला तो इंसान ने तांबे के बर्तन बनाने शुरू करे, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, राइट। लेकिन फिर जब इंसान को लोहा मिला तो वो क्वालिटी में चेंज आया, अच्छे बर्तन, अच्छे हथियार, फिर उसकी संख्या बढ़ी, फिर इंसान को स्टील मिल गया, उसकी संख्या बढ़ी, इंसान को टाइटेनियम मिल गया, बेटर से बेटर टूल बनते गए, राइट। सो क्वांटिटेटिव एडवांसेस एंड क्वालिटेटिव एडवांसेस थ्रू आउट हिस्ट्री में इंसान देखता रहा है। नेक्स्ट चीज, कॉन्ट्राडिक्शंस आर इनहेरिट। अगली चीज है, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही बदलाव आया है। एंशियंट स्लेव ट्रेडिंग इकोनॉमी में कॉन्ट्राडिक्शन था कि उसको डूबना ही था, इसीलिए क्या डेवलप हुआ, यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन का गिरना तय था। यानी मतलब जैसे यही सेम फिलॉसफी जो है वो वैदिक कल्चर भी देता है कि कर्म जो है वो सबको डुबाएगा ही डुबाएगा, कर्म का चक्र सब पे फिरेगा, ठीक है। जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो पैदा हुआ है उसका विनाश होगा, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्शंस आर इनहेरिट in all realms of nature but particularly human society, and because of the inherent contradictions each stage contained the seeds of its own destruction। यानी कि इंसान ने अगर स्टोन से मेटल्स को यूज करना शुरू किया तो मेटल आया तो स्टोन एज खत्म हुई, लेकिन मेटल में भी ये इनहेरिट था कि मेटल में ब्रॉन्ज के बाद फिर आयरन आएगा और फिर आयरन की वजह से ब्रॉन्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थ्रू आउट इंसान की जो सोसाइटीज रही हैं उनमें इनहेरेंट ऐसे कुछ ना कुछ फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से उनका विनाश हुआ है, ठीक है। मार्क्स बिलीव्ड दैट नो मैटर हाउ वेल अ सोसाइटी फंक्शंस in terms of its own order and structure, it was destined to turmoil and revolution until the final breakdown of class division। ठीक है, अब इसको मार्क्स ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि कोई भी सोसाइटी, चाहे वो एंशिएंट थी, चाहे वो फ्यूडल थी, चाहे वो मॉडर्न ही क्यों ना है, ये सोसाइटी कितने भी अच्छे कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेजिस्लेशन बनाए, इंटरनेशनल लॉज बनाए, कुछ मर्जी करे, लेकिन रेवोल्यूशन तो आकर ही रहेगा, प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप तो आकर ही रहेगी, ठीक है। ऑल क्लास का डिवीजन तो होकर ही रहेगा, वो अंतिम स्टेज आएगी ही आएगी। द स्ट्रगल एंश्यूज बिटवीन द क्लास रिप्रेजेंटिंग ओल्ड ऑर्डर एंड द क्लास रिप्रेजेंटिंग न्यू ऑर्डर। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जब से बदलाव शुरू हुआ है, जैसे कि देखिएगा, आज हमारे या आपके पेरेंट्स कहते होंगे तुम बहुत ज्यादा समय जो है वो गुजारते हो फोन में, ठीक है, किताबें खोल लिया करो, या जो तुम फोन में पढ़ते हो उसको किताबों में पढ़ लिया करो, ठीक है। सो 21st सेंचुरी में पेरेंट्स अपने वार्ड्स को बोल रहे हैं कि तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस में ना पढ़ के जो है वो किताबों को प्रिंट मीडिया डिवाइसेस से या प्रिंट मीडिया से पढ़ना शुरू करो, वो पढ़ना बेटर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 17th 18th सेंचुरी के पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते थे कि तुम किताबें पढ़ना बंद करो, किताबों से कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब किताबों ने, जब नॉवेल्स ने, जब पेपर मीडिया ने अपनी जो है वो रेंज बढ़ाई होगी, जो लोगों तक पहुंचे होंगे, तो जो पुरानी जनरेशन रही होगी उसने कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा किया ही होगा। तो ये जो जनरेशन कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर वाला जो फंडा है, ये इनहेरिट है, ये आता ही रहेगा और ये नेचुरल है, ठीक है, ये हर जगह नजर आएगा और इसके बीच में स्ट्रगल रहेगा ही। सो मैं हमेशा से यही बोला है मैंने, स्ट्रगल जहां भी है वहां पर ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर ढूंढने लग जाओ और आपको मिल जाएगा हर जगह। वो मार्क्स ने भी कहा है, वो मैं भी कहता हूं, है ना। द अमर्जिंग क्लास इज इवेंचुअली विक्टोरियस, और जो न्यू ऑर्डर है वो इवेंचुअली जीत ही जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जो है वो नहीं जीता। तो देखते हैं कि क्या जर्मनी, या जर्मनी जैसे, जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी कि बसे बसाई इकोनॉमिक ऑर्डर से बाहर निकलना है, या कम्युनिज्म को फैलाने के लिए यूएसएसआर की जो कोशिश थी, या पीआरसी जो कोशिश कर रही है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप करने की, क्या ये नया ऑर्डर लेकर आता है पूरी तरह? क्योंकि अभी तक ओल्ड ऑर्डर हारा नहीं है। जो ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, जो ब्रिटेन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, या जो ब्रिटेन या जो एलाइज देशों का जो ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, जो सेंट्रल बैंकिंग वाला जो ऑर्डर है, ये अभी तक ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ये हटा नहीं है, ठीक है। न्यू ऑर्डर पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वैसे न्यू ऑर्डर है भी एक, न्यू ऑर्डर भी कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
जो यूएसए की तरफ जो पावर शिफ्ट हुई है, वहां से न्यू ऑर्डर डेवलप हुआ है। खैर उसको आगे डिस्कस करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, कैसे डेवलप हुआ? द emerging class is eventually victorious, creating a new order of production that is a synthesis of the old and the new, and the process goes on till the time socialistic society is not established. यहां पर मैं हेगल वाला आपको पॉइंट फिर से समझाता हूं, ठीक है? मान लीजिए एंशियंट स्लेवरी बेस्ड इकोनॉमी है, वो है आपकी थेसिस। उसको एंटीथीसिस प्रोवाइड करने आया कि स्लेव्स क्यों रख रहे हो, सर्व्स रखो, ठीक है? तो जो फ्यूडल ऑर्डर है वो एंटीथीसिस आया। इन दोनों का जब कल्मिनेशन हुआ तो वहां से जो है वो फ्यूडल ऑर्डर डेवलप होता है। फिर फ्यूडल ऑर्डर की तरफ मॉडर्न मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, तो इनके कंक्लूजन से जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप होती है, ठीक है? अब कैपिटलिस्ट के खिलाफ में जो है वो कम्युनिस्ट आई है, ठीक है? तो देखते हैं कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट से क्या फाइनली ये सोशलिस्टिक सोसाइटी क्या डेवलप हो पाती है या नहीं, ठीक है? तो ये हेगल के द्वारा दिए हुए ही पॉइंट पर ही बेस्ड है ये पूरी थ्योरी, राइट? द inevitability of continuing struggle is relative to the emergence of the division of labor within the society, for it is this phenomena of labor differentiation which forms antagonistic classes that in turn become center of competition and struggle against nature as well as against other elements within the society. देखिए अब ये बहुत फिर से ट्विस्टिंग सी लाइन है, लेकिन मतलब बताता हूं मैं आपको कि एक जो है वो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी होगी जो कि एंशिएंट टाइम में स्लेव्स थे, फिर उसके बाद सर्व्स थे, उसके बाद लेबर हैं अब, राइट? और जो एंशिएंट टाइम्स में किंग्स थे, फिर उसके बाद जो है वो फ्यूडल लॉर्ड हुए, और आज कैपिटलिस्ट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं, राइट? तो इन दोनों पक्षों में युद्ध जो है, कंटेंशन जो है, वो स्ट्रगल जो है वो बना ही रहेगा, ठीक है? जब तक एक क्लासलेस सोसाइटी नहीं डेवलप हो जाती, ठीक है? तो आज के सेशन को करते हैं हम यहां पर खत्म। आज हमने क्या समझा कि मार्क्स की मार्क्सियन आइडियोलॉजी पर हेगल का क्या इंपैक्ट है। मुझे ऐसा पता है कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा आज का सेशन, और आपको लगा होगा कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ये पार्ट 1 है। शुरू में देखिए मैंने पार्ट 1 लिखा है, जब पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देखेंगे तब थॉरली आपको क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये था मतलब इन सब बातों का, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि लगातार जुड़े रहिए। बहुत सारी गोलमोल बातें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन पर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए 3 पार्ट्स में बांटा है मैंने, ठीक है? तो आगे आने वाले पार्ट में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है? सो आज के सेशन को मैं यहां खत्म करता हूं। पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस, ठीक है? स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, वहां पर आपको अवेलेबल है, या सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है? आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूं। कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।